हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। ये हमारी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास नंबर 14 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। A car falls off a ledge and drop to the ground in 9 सेकेंड 0.9 सेकेंड। यहाँ पर जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि एक कार है जो कगार से गिरती है। एक कोई जैसे कि यहाँ से है तो ये यहाँ से कार गिर रही है, यहाँ से कार गिरेगी और ये 0.9 सेकेंड में ज़मीन पर गिरती है। तो ज़मीन पर गिरती है और इसमें जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दी गई है। तो ज़मीन पर प्रहार करने से इसकी गति क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखिए इनिशियल स्पीड जो जब ये यहाँ पर थी तो इनिशियल स्पीड हम बात करें तो ये इस टाइम पर क्या होगी, ज़ीरो स्पीड होगी, यानी कि u की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और g जो एक्सेलरेशन है वही g होगा, यानी कि a इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। साथ ही में बात करें यदि गति का पहला नियम हम लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये है। तो लास्ट स्पीड यानी कि फाइनल स्पीड आपको निकालनी है और इनिशियल स्पीड आपको u ज़ीरो है, साथ ही में एक्सेलरेशन g है जिसका मान 10 है और टाइम कितना लग रहा है 0.9 सेकेंड उसको लग रहा है। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि b इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कॉल्ड, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र पर कोई थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। थ्रस्ट मीन्स होता है कोई भी दबाव लग रहा है, जोर लग रहा है, और ये कहाँ पर लग रहा है, पर यूनिट एरिया पर कोई भी थ्रस्ट लग रहा है तो इसको कहा जाता है प्रेशर, यानी कि दबाव इसको कहा जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप गति के तीन नियम जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये फर्स्ट लॉ है। फिर उसके बाद s इक्वल्स टू आता है यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर ये सेकेंड है, और थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, यू स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल्स टू एस ये तीसरा नियम है। तो गति के ये तीन नियम हैं और इसमें से आपसे पूछा गया है जो पोजीशन और वेलोसिटी को दर्शाता है। तो फर्स्ट में देख लीजिए आप, वेलोसिटी और टाइम को दर्शा रहा है। सेकंड में ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल दीजिए, टाइम भी है और वेलोसिटी भी है। जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ में क्या है, पोजीशन है और वेलोसिटी है। पोजीशन यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको दर्शा रहा है और वेलोसिटी को दर्शा रहा है। तो जो गति का तीसरा नियम है ये इसको प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि इसको दर्शाएगा, इसमें रिलेशन बताएगा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ मेजर ऑफ, यानी कि रिक्त स्थान को भरना है। न्यूटन की गति का पहला नियम किस का एक उपाय है। तो पहला नियम क्या दर्शाता है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम इसको कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट लॉ में कहा गया है एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट्स एट रेस्ट या फिर मोशन with uniform speed on a straight line unless an external force act on it, यानी कि कोई भी वस्तु है, बॉडी है, ये है अपनी पोजीशन पर ही रहेगी। यदि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और फिर या मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये जड़त्व का नियम कहता है। और ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसमें चारों में ही नहीं है। और सेकंड लॉ कौन सा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो ये है F इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी।
यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। और थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये तीन नियम है न्यूटन के, और फर्स्ट लॉ में जड़त्व का नियम दर्शाया गया है। तो ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए आरआरबी ग्रुप डी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो परमाणुओं के नाभिक से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पृथ्वी के इंटीरियर यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो कि कोर है उसमें भी ऊर्जा संग्रहित रहती है, द टीट्स इसमें भी है, और द इरिगेटेड लैंड यानी कि सिंचित भूमि। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है सिंचित भूमि, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 11 kg when it is at a height of 5 meter above the ground। गिवन है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब वह जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से कोई वस्तु है 5 मीटर की ऊंचाई पर है और उसका द्रव्यमान कितना है 11 केजी का उसका द्रव्यमान है वस्तु के पास, तो आपको उसकी ऊर्जा बतानी है, ऊर्जा कितनी होगी, और जी का मान यहाँ पर गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसमें एनर्जी कौन सी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जिसका फॉर्मूला क्या है कई बार हमने डिस्कस किया है, एम जी इंटू एच। एम मास गिवन है 11 केजी है, जी की वैल्यू 9.8 है, और एच क्या दिया है 5 मीटर आपको गिवन है, 5 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स यदि कैलकुलेट करें तो 11 इंटू जी का वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं और हाइट 5 दी है, तो ये हो जाएगा 550 जूल। और इसको एक्यूरेट आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि लेस देन 550 होगा, यानी कि ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और 550 के आसपास कौन सा वैल्यू है, तो 539 जूल जो है इसमें एनर्जी होगी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m इक्वल्स टू 30 kg, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इक्वल्स टू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान गिवन है 30 किलोग्राम, वस्तु का वेग गिवन है और वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर मास कितना है आपके पास 30 kg है और v की वेलोसिटी की वैल्यू है 5, यानी कि 5 इंटू 5, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स और ये आ जाएगा 75 इंटू 5, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना 375 जूल इसकी वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और इसका जो यूनिट है 375 क्या है जूल है। इसको इतना आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो 375 ही हैं, बस इसकी यूनिट चेंज है। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल होती है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द स्काई अपीयर्स, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो आकाश जो दिखाई देता है उस टाइम पर ब्लैक कलर का दिखाई देता है, यानी कि काला रंग का दिखाई देता है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर, यानी कि जो वेवलेंथ है इसको आमतौर पर ग्रीक अक्षर कौन से अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको वेवलेंथ को दर्शाया जाता है लैम्डा के द्वारा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वेवलेंथ को हम किस तरह से दर्शाएंगे, तो v अपॉन एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी इनके तरीके से दर्शाएंगे, या फिर हम यहाँ से एक तरीके से और दर्शा सकते हैं। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ यदि करेंगे तो ये होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ये हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाएगा एफ। तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ, जिसको कि लैम्डा से आप दर्शाते हैं, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ
डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत परिपथ में किसकी गति एक विद्युत धारा का निर्माण करती है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स की गति विद्युत धारा का प्रवाह करती है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। यानी कि I इक्वल्स टू हम लिखें तो dq/dt आवेश प्रवाह, जिसमें कि क्या आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कहा जाएगा, यानी कि C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज 30 कूलम इन 10 मिनट, फाइंड द करंट दैट इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि किसी विद्युत परिपथ से विद्युत आवेश की मात्रा 10 मिनट क्यू में 300 कूलम, 10 मिनट में 300 कूलम, यानी कि चार्ज आपको दिया हुआ है 300 कूलम है और टी आपको दिया है 10 मिनट है, 10 मिनट है। तो आपको बताना है उसे खोजो एक बिजली के बल्ब में फिलामेंट द्वारा खींचा गया है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको इसमें सर्किट में बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अभी हमने देखा है I इक्वल्स टू होगा dq/dt, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को आप धारा कहेंगे, और ये है 30 कूलम और ये है 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, और यही होगा 0.5 एम्पियर के बराबर। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर, यानी कि आयनिक यौगिक के पिघलने और क्वथनांक निम्नलिखित में से होंगे। तो जो बॉइलिंग होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपके पूछा गया है, तो ये काफ़ी हाई रहते हैं, यानी कि उच्च रहते हैं, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इन अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, यानी कि अमोनिया में पूछा गया है नाइट्रोजन यानी कि N2 और हाइड्रोजन यानी कि S2 हमेशा उनके द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद हैं। तो नाइट्रोजन अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का मास कितना है आपके पास 14, और ये किस रेशो में है, 3 हाइड्रोजन है, तो इनका मास 1 का 1 होगा, यानी कि 3 का 3, यानी कि 14:3 के रेशो में ये आपके पास मौजूद है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है कुछ, तो सही आंसर आपका है 14:3 के अनुपात में ये मौजूद आपके पास रहेंगे, 14:3 के अनुपात में आपके पास ये मौजूद रहेंगे। तो ऑप्शन को नहीं देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शेप की डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैटर, shape differs depending upon location of particles, that is solid have a definite shape while liquid acquire the shape of their container and gases as such don't have any shape, यानी कि आकार के बारे में, आकार को परिभाषित किया है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार भिन्न होता है, कणों के स्थान पर निर्भर करता है ये। जैसे कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके कंटेनर और गैस के आकार को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई आकार नहीं है, गैस का कोई आकार नहीं है, और जो आपका तरल पदार्थ है, जो कंटेनर का आकार होगा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, फिर फ्लूइडिटी के बारे में बताया गया है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू इजीली फ्लो एंड अलाउ change in its shape under external force, and this property is exhibited by both liquid and gases, यानी कि तरलता का परिभाषित किया गया है किसी पदार्थ की आसानी से बहने और भारी शक्तियों के तहत उसके आकार में परिवर्तन की अनुमति देने का गुण है। यह संपत्ति तरल पदार्थ और गैस दोनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो तरलता का भी डेफिनेशन सही है, फ्लूइडिटी की भी डेफिनेशन सही है, और शेप यानी कि आकार की भी डेफिनेशन सही है, यानी कि ए और बी दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर ट्रू। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। द पीएच वैल्यू ऑफ वेरी एसिडिक सॉल्यूशन इज, यानी कि बहुत अम्लीय घोल का पीएच मान है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय यदि होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा, 0 होगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो
आपका न्यूट्रल होगा वो 7 पर जाएगा, और इस तरफ आपका बेसिक नेचर का होगा यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, यहाँ अम्लीय का होगा, और ये आपका न्यूट्रल होगा 7 पर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्ट इज 12 देन इट इज अ सॉल्ट ऑफ डैश, यानी कि यदि नमक का पीएच मान 12 है तो वह डैश का नमक है, यानी कि उसमें बेसिक और एसिड नेचर आपको बताना है। तो अभी हमने बोला है 7 पर न्यूट्रल है, 7 के बाद आएगा 8 9 और यहाँ कहीं 12 आएगा, यानी कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, यानी कि इसको दर्शाया जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का होगा, और क्या होगा, वीक, वीक यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ये किसको दर्शाएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड को दर्शाएगा और यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बेस को दर्शाएगा, है ना। कमजोर अम्ल होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और अधिक यानी कि मजबूत क्षारीय प्रकृति का होगा। इस तरीके से इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज डबल बॉन्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंधन है। तो जो प्रोपीन है इसके पास डबल बॉन्ड है ना। अब जो प्रोपीन है ये डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो प्रोपीन को हम जाएं तो ये है C3H6, C3H6 इसमें फॉर्मेशन बनता है, यानी कि जो कार्बन है ये तो 3 है, कार्बन जो है ये तो 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। अब बचता है एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि 4 की संयोजकता होगी, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 3 और 4, और यहाँ पर 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये प्रोपीन में बनेगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, यानी कि पीतल जो है, ब्रास जो है, इसके घटक क्या हैं। तो ब्रास के जो घटक हैं ये कौन कौन से हैं, कॉपर है और जिंक है, कॉपर और जिंक, यानी कि तांबा और जस्ता इसके घटक है, यानी कि इसके जो है अलाव है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड डज नॉट कंटेन मेटल्स, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि में धातुएं नहीं है। तो कौन सी अवधि में नहीं है, तो अवधि एक, यानी कि फर्स्ट पीरियड में आपके पास मेटल्स नहीं है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ एनिमल्स हैव ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर स्किन विथ स्केल्स, यानी कि जानवरों में किस वर्ग में सूखी और गैर ग्रंथियों की त्वचा नहीं है। तो ये कुछ जो हिंदी हुआ है इसका मिस्टेक हुआ है, तो जो सांप हैं उनके पास ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर स्किन नहीं है, यानी कि विच क्लास ऑफ एनिमल हैव, यानी कि इनके पास कौन सी स्किन है, ड्राई और ग्लैंडुलर स्किन है विथ स्केल्स, यानी कि रेप्टेलियंस के पास ये है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द एपेक्स ग्रोइंग टिप्स ऑफ, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम डैश के शीर्ष बढ़ती युक्तियों में पाया जाता है। तो ये स्टेम और रूट्स में पाया जाता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सेरिब्लम, सेरिब्लम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यह जो हिंड ब्रेन है इसका भाग है, तो ये करेक्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह बहुत छोटा है, मस्तिष्क के 12% का गठन करता है, तो ये भी सही है। यह मस्तिष्क से पीछे क्षेत्र में स्थित है, ये भी करेक्ट है। यह 2 भागों में मस्तिष्क के गोलार्ध कहा जाता है, यानी कि इट हैज़ 2 पार्ट कॉल्ड सेरेब्लर, और ये कहा गया है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो ये ही हो जाएगा इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट ये नहीं है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो हैं सेरेब्रम के लिए सही है, एक हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये 12% मस्तिष्क का गठन करता है, इससे जो मस्तिष्क के पीछे क्षेत्र में ये स्थित है, यानी कि इट लाइज इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये तीनों ही इससे रिलेटेड सही है।
डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टीपल फिजन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कई विखंडन को दर्शाता है? फिजन, फिजन को दर्शाता है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये फिजन प्रोसेस को दर्शाता है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टडीज दैट कंडक्टेड वाज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो मिट्टी के प्रजनन में केंचुओं की भूमिका के लिए दर्शाता है, ये किसने बताया था, किसने अध्ययन किया था इस पर? तो इसने अध्ययन किया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो मट्टी की जो मिट्टी है उसमें प्रजनन जो होता, मतलब जो केंचुओं की भूमिका के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।